हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में। और जैसा कि आप सबको पता ही है बच्चों कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर में अभी तक हमने 2 लेक्चर्स लिए हैं और उसमें हमने सारे जो ग्राफ थे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये 6 ग्राफ हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और इस पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये हमने देखे। आज का बच्चों लेक्चर हम प्योरली डेडिकेट करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर, सो दैट कि आपका कमांड और अच्छे से आ पाए। और उसके बाद फिर जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। सो विदाउट वेस्टिंग बच्चों एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ। मैं आपको सवाल देता जाता हूँ और अगर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके बेटा सवाल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो कंटिन्यू करके देख भी सकते हैं। देखिए हमारे पास जो आज का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इन क्लोज ब्रैकेट 0 से 2 पाई। इन क्लोज ब्रैकेट 0 से 2 पाई इज, ये आपके पास बेटा सवाल है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, 5, 6, 7 एंड 8। 5, 6, 7 और 8 बेटा ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको पूछा जा रहा है कि इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। साइन ऑफ फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू कॉस ऑफ फ्रैक्शनल x इन कौन से इंटरवल में, क्लोज ब्रैकेट 0 से 2 पाई। अब अप्रोच क्या होगा, अगर आप चाहो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो बेटा और अगर चाहो तो देख भी सकते हो। अप्रोच मैं आपको बोलता हूँ यार, बेसिक कोई भी बच्चा ये सोचेगा कि यार ऐसा करो कि आप इसको सबसे पहले तो ऐसा लिख लो, साइन ऑफ फ्रैक्शनल x अपॉन कॉस ऑफ फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो आप ये लिख लो। जैसे ही आप ये लिखोगे तो यहाँ से आ जाएगा टैन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1। ये कोई भी बच्चा बोल सकता है। और टैन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, टैन इनवर्स 1 याद करिए, टैन इनवर्स 1 π/4 होता है। क्योंकि अगर मैं आपको टैन इनवर्स की रेंज की बात करूँ तो टैन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 ओपन से π/2 ओपन। टैन इनवर्स का बेटा आपको रेंज जो होता है वो होता है -π/2 ओपन से π/2 ओपन। इसका मतलब हमारा आंसर -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। π/4 हमारे पास आ रहा है। तो अब ये जो सवाल था, ये सवाल रिड्यूस किस पे हो गया कि फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू π/4। आप बच्चों अगर फ्रैक्शनल x का देखो ग्राफ बनाओगे, आप अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाओगे तो आप ध्यान से सोचिएगा। पहले अपन यहाँ पर इंटरवल बना लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से आपने इंटरवल्स बना लिए। 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर बेटा 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, x के ही बराबर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। 0 से लेकर 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x के ही बराबर होता है। और उसके बाद बेटा जो ग्राफ होता है आपको देखो पता है, ये वाली जो लाइन है, देखो ये वाली जो मैं आपको डॉटेड लाइन बेटा बना के दे रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन जो है दिस इज y इक्वल टू 1। दिस डॉटेड लाइन इज y इक्वल टू 1। आपको एक बात हमेशा ही पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये हमेशा ही 0 से 1 के बीच में होता है। ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ बेटा इसी तरीके से चलता रहेगा, इस तरीके से। ये ग्राफ बेटा मेरे पास देख लो ध्यान से आप, ऐसे बनता रहेगा। ये पैरेलल लाइंस में देखो बनाते जा रहा हूँ इनके बेटा, ये पैरेलल में लाइंस बनाता जा रहा हूँ इस तरीके से। हमारे पास देखो ग्राफ बन रहा है ये ऐसा, और ये सारी वैल्यूज पर क्लोज है ना। फ्रैक्शनल ऑफ 1 0 होगा, फ्रैक्शनल ऑफ 2 0 होगा, फ्रैक्शनल ऑफ 3, फ्रैक्शनल ऑफ 4, फ्रैक्शनल ऑफ 5, फ्रैक्शनल ऑफ 6, फ्रैक्शनल ऑफ 7, इन सब की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन किसी भी इंटीजर का क्या होता है, 0 होता है। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी इंटीजर रखते हैं तो बेटा जो आंसर निकल के आता है दैट इज 0। ठीक है, अब अगर आपको इसे सॉल्व करना है, अगर बेटा आपको इसे सॉल्व करना है तो आप ध्यान से ज़रा सोच कर देखिएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखा है, π/4। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू बेटा लिखा है π/4। पाई होता है 3.14
बाय आपको बोला जा रहा है 4। 3.14 बाय 4 कितना होगा अंदाजे से? अगर ये 3.2 होता, अगर ये 3.2 होता तो ये 0.8 होता। अप्रॉक्सीमेटली 0.8 बोल दो, अंदाजे से ही मान लो 0.8 होगा। तो 0.8 वाली लाइन बच्चों देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये 0.8 वाली लाइन है। ये ऊपर वाली जो डॉटेड लाइन है दिस इज 1, और जो मैंने सॉलिड, ये सॉलिड मैंने बेटा लाइन बनाई है दिस इज 0.8। ये मेरे पास 0.8 वाली लाइन है। ये लिखा क्या है मेरे पास? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0.8। कौन से इंटरवल में? 0 से 2 पाई में। 0 से 2 पाई मतलब 2 पाई क्या होता है? 6.28 होता है। तो 0 से लेकर 6.28 तक 2 पाई यहाँ पर कहीं पे होगा, ये होगा बेटा कहीं पे 2 पाई। ध्यान से देखो 6.28, ये 6 और 7 के बीच में 6.28 होगा यहाँ पे कहीं पे। तो अगर मुझे बोला जा रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में इसके बताओ टोटल कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 सॉल्यूशन आ रहे। और यहाँ पर देखो अगर आप 2 पाई तक की बात करोगे बेटा तो 2 पाई तक तो फिर ये सब तो हट जाएगा आपके ग्राफ में से, इसका तो कोई यूज़ नहीं है। अगर आपको बेटा बात हो रही है 2 पाई तक की तो आप ज़रा सोच के देखो, 2 पाई तो यार इतने में वैनिश हो जाएगा ना, 2 पाई वाला तो आपका ग्राफ इतने में वैनिश हो जाएगा। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ऐसे आगे खींची हुई है, लेकिन 2 पाई तो यहाँ पर वैनिश हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई तो इतने में ख़त्म हो जाएगा इधर पे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बेटा कितने आ गए? 6। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 6। ठीक है, इस तरीके के बेटा कुछ आसान से सवाल होते हैं और ज़रूर हमारी बेटा इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस तरीके के सवालों की बेटा हमारी प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल से ही हमारा कंसेप्ट जो होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग होता है। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, अगला सवाल हमें दिया हुआ है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है दैट b इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद बेटा क्वेश्चन में लिखा है इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स, इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स, इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स आर द सेम सेट। अगर ये दोनों सेम सेट है, आर द सेम सेट, देन b माइनस ए इज इक्वल टू, देन b माइनस ए इक्वल्स, देन b माइनस ए इक्वल्स। 4 ऑप्शन बेटा आपको दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है 1 माइनस 1 अपॉन पाई, दूसरा ऑप्शन आपके पास है बेटा 2 अपॉन पाई प्लस 1, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1 माइनस 2 अपॉन पाई, चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन दिया है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन और रेंज सेम है। बहुत इजी से बेटा क्वेश्चन है। देखिए कॉस इनवर्स एक्स बेटा जो फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स, आप इस बात को पढ़ के आए कि कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ये इसका डोमेन होता है कॉस इनवर्स एक्स का। और कॉस इनवर्स एक्स का बच्चों रेंज क्या आता था याद करो, रेंज आता था 0 क्लोज से पाई क्लोज्ड, 0 क्लोज से पाई क्लोज्ड आपके पास इसका रेंज आता था। अब अगर आपके पास बेटा ये लिखा हुआ है कि इसका डोमेन और रेंज ये है कॉस इनवर्स एक्स का, तो अगर कॉस इनवर्स एक्स का ये डोमेन है तो यार ये a प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स का भी तो यही डोमेन होगा, डोमेन तो सेम ही होगा ना, x वाला टर्म तो इसी में। तो बेसिकली एफ एक्स का डोमेन क्या आ गया, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज फ्रॉम -1 से 1, क्योंकि x का ये डोमेन है तो ये आ जाएगा आपके पास, एफ एक्स का भी डोमेन वही आ जाएगा। अब अगर हम रेंज की बेटा बात करें, अगर हम एफ एक्स के रेंज की बात करें तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स का रेंज बच्चों आप बोलते हैं कि यार 0 से पाई होता है, कॉस इनवर्स एक्स का आप रेंज बोलते हैं 0 से पाई होता है। तो बी कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, बी कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होगा बी पाई, और यहाँ 0 इंटू बी का आप करोगे तो 0 ही होगा। और a प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स अगर आप लिखते हैं a प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा a प्लस बी पाई, और यहाँ पर आ जाएगा a, ये आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे सवाल ये बोल रहा है कि ये जो रेंज आया, ये जिस रेंज कौन से सेट में आया, a से लेकर a प्लस बी पाई तक, ये सेट आ रहा है बेटा रेंज का।
डोमेन का क्या सेट था, -1 से 1। आपको बोला जा रहा है कि डोमेन और रेंज सेम है, डोमेन और रेंज सेम है, इसका मतलब a का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया कंपेयर करोगे तो। और उसके बाद बेटा a प्लस बी पाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। a क्या है, -1 है, तो -1 प्लस बी पाई विल बी इक्वल टू 1, तो b पाई विल बी इक्वल टू 2, मतलब कि बेटा b विल बी इक्वल टू 2 बाय पाई, ये आ जाएगा। अगर मुझे b माइनस a का वैल्यू निकालना है, b माइनस a का, तो b माइनस a विल बी 2 बाय पाई, और माइनस a क्या है, -1, तो मेरे पास आ जाएगा 2 बाय पाई प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। देख लो बी ऑप्शन, अगेन जो बी ऑप्शन बेटा लिखा हुआ है ये हमारे पास अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको बेटा ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आसान सी चीज़ें हैं, बिल्कुल भी बेटा इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अपन अच्छे सवाल भी करेंगे, लेकिन पहले बेटा अपन थोड़े से बेसिक सवालों को की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अच्छे सवाल अगर मैं आपको डायरेक्टली दे दूंगा ना तो आपको बेटा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, अपन बेटा अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अपना अगला सवाल बनाते हैं। बहुत आसान सा बेटा ये चैप्टर है। देखो कई लोग अननेसेसरी का एक बहुत बड़ा ऐसा हवा बना के रखे रहते हैं कि यार ITF चैप्टर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ट्रिकी है, ऐसा नहीं है ना। आप आराम से पढ़िए, कॉन्फिडेंटली पढ़िए, और बिल्कुल ये आप ट्रस्ट करिए कि आपका सारा पोर्शन हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। अपन कई सारे सवाल देखेंगे, बढ़िया से बेटा आपका सारा का सारा पोर्शन हो जाएगा, आप चीज़ें सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं अगला बेटा सवाल लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है, आपको बोला जा रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ, आपको डोमेन बताना है fx इज इक्वल टू √3 cos इनवर्स 4x माइनस पाई। ये बेटा हमारे पास सवाल है, आपको इसका डोमेन बताना है। फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू √3 cos इनवर्स 4x माइनस पाई। ठीक है, ये हमारे पास बेटा सवाल है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखो, आपको इसमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि सबसे पहली बात तो यार ये 3 cos इनवर्स 4x माइनस पाई जो होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे बेसिक सी बात है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज अंडर रूट अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा cos इनवर्स 4x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू π/3 आएगा। सोच के देखो, cos इनवर्स 4x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू π/3। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि cos इनवर्स कैसा फंक्शन था, डिक्रीजिंग फंक्शन था। याद करो, cos इनवर्स वाज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जब आप इनइक्वालिटी का साइन क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 4x विल बी लेस देन cos ऑफ π/3। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना पड़ेगा, इसमें गलतियाँ होती हैं बेटा बच्चों से। जब आप cos लेंगे तो cos ऑफ cos इनवर्स, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos π/3 आ जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो cos π/3, cos 60 डिग्री इज हाफ, तो x विल बी लेस देन 1/8। यहाँ से आपके पास आ जाएगा, यहाँ यह इसकी वैल्यू हाफ है, 4 नीचे आएगा तो 1/8 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें cos इनवर्स 4x की, अगर आप बेटा डोमेन की बात कर रहे हैं तो देखिए ये जो 4x है जो cos इनवर्स के अंदर लिखा है, तो cos इनवर्स के अंदर कोई भी चीज़ क्या होती है, हमेशा cos इनवर्स के अंदर कोई भी चीज़ हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। तो यहाँ से बेटा x जो होगा दैट विल बी फ्रॉम -1/4 से 1/4, x इसके बीच में आ जाएगा। तो आपको देखो, आपके पास क्या क्या लिखा है, -1/4 लिखा है, 1/8 लिखा है, 1/4 लिखा है। ये बोल रहा है 1/8 या उससे छोटा लो, ये बोल रहा है -1/4 से 1/4 के बीच में कुछ लो। तो माई फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1/4 से 1/8। ठीक है ना, ये अपने पास बेटा आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1/4 से 1/8। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ये वाली भी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगेन बोर्ड क्लियर करते हैं, अगला सवाल बेटा फिर नोट करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है। अगला सवाल बहुत ही बेसिक सा बेटा सवाल है, आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट आपको बेटा करना है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है।
साइन इनवर्स के आगे लिखा है -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2। सिंपल बेटा, बस ये आपका डेफिनेशन, डोमेन और रेंज का चेक हो रहा है इस सवाल में। माइनस tan इनवर्स -√3 और उसके आगे लिखा हुआ है प्लस कॉट इनवर्स -1/√3। इसकी आपको बेटा वैल्यू बतानी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। देखिए आपको पता है कि साइन इनवर्स फंक्शन क्या होता है, -π/2 क्लोज से π/2 क्लोज के बीच में होता है। -1/√2 लिखा है, मतलब इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, -π/4 आएगी। सॉल्व होके सोच के देखो, साइन इनवर्स -π/4 करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉस इनवर्स फंक्शन जो होता है बच्चों, कॉस इनवर्स फंक्शन होता है 0 से π के बीच में, -1/√2 लिखा है तो ये आएगा 3π/4 पे, क्योंकि cos ऑफ 3π/4 -√2 होता है। cos ऑफ 3π/4 -√2 होता है, -1/√2। इसके बाद है tan इनवर्स -√3। अब याद करो tan इनवर्स कहाँ से कहाँ होता था बेटा, tan इनवर्स होता था -π/2 ओपन से π/2 ओपन तक। तो अगर ये मुझे -√3 लिखा हुआ है, मतलब कि 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, तो दिस विल बी -π/3, ठीक है। दिस विल बी -π/3 tan इनवर्स -√3 की वैल्यू, क्योंकि आप tan ऑफ जब -π/3 बेटा करोगे तब आपके पास आएगा -√3, ठीक है ना। tan ऑफ आप माइनस बेटा π/3 करोगे तो आपके पास आ जाएगा -√3। लास्ट है cot इनवर्स -1/√3। अब cot इनवर्स कहाँ से कहाँ होता था, देखो याद करो, cot इनवर्स होता था बच्चों 0 से π के बीच में। cot इनवर्स होता था 0 से π के बीच में। देखो मान लो अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, इनमें तो आप कंफर्टेबल होते हो, अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता तो आप इसकी वैल्यू थीटा मान लो। अगर आप इसकी वैल्यू थीटा मान लोगे बच्चों तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√3, मतलब कि tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3। अब अगर tan थीटा की वैल्यू -√3 आ जाएगी तो जनरली tan थीटा की वैल्यू -√3 देखकर हमें क्या आंसर लगता है, हमें लगता है -π/3, हमें लगता है -π/3, लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि cot इनवर्स का जो आंसर होना चाहिए वो 0 से π के बीच में होना चाहिए। cot इनवर्स का अगर आंसर 0 से π के बीच में होना चाहिए तो जरा सोच के देखो, क्या मैं थीटा को 2π/3 रख सकता हूँ क्या? जैसे ही मैं थीटा को बेटा 2π/3 रखूंगा तो tan ऑफ 2π/3 विल बी tan ऑफ π - π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट -10π/3 आ जाएगा, सॉल्व होके आ जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2π/3। तो मतलब ये आपके पास लिखा हुआ है -π/4 प्लस 3π/4, फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस π/3 और उसके बाद प्लस 2π/3। देख लो π/3 और 2π/3, पाई बन जाएगा ऐड होके, 3π/4 माइनस π/4, 2π/4 2π/4 होता है π/2। सॉल्व बेटा करेंगे आप तो 3π/2 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है ना। आप इसको जैसे ही बेटा सॉल्व करेंगे आपके पास 3π/2 आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है ना, बहुत आसान से बेटा क्वेश्चन हैं। इस तरीके का सवाल सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बेटा, आसान सा सवाल है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अलग तरीके के सवाल कराता हूँ, ऐसे वाले भी सवाल आपको आने चाहिए करने, मैं आपको वो भी बताता हूँ। बहुत वैरायटी के बेटा क्वेश्चंस हैं अपने पास, बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, और इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई ITF का अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप बना लेंगे। पर्पस सिर्फ और सिर्फ बेटा इतना ही है इन लेक्चर्स का, कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ITF का अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप बना लेंगे। आपके पास लिखा हुआ है सॉल्व, आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब इसको देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ये जो साइन इनवर्स 3/5 है ये क्या होगा, कोई एक एंगल होगा। साइन इनवर्स 3/5 जो भी बेटा होगा एक एंगल होगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि साइन इनवर्स 3/5 को आपने मान लिया थीटा, आपने बेटा साइन इनवर्स 3/5 को मान लिया थीटा। तो यहाँ से 3/5 आपके पास किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के बराबर। 3/5 आपके पास किसके बराबर आ गया बच्चों, साइन थीटा के बराबर। अब आप यहाँ पर देखो ये सवाल क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन 2 थीटा, बेसिकली साइन ऑफ 2 थीटा ही तो लिखा हुआ है ना ये, दिस इज साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू बच्चों मेरे पास 3/5 आई है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आई है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये वाला साइड 4 आ जाएगा,
तो यहाँ से बच्चों आपके पास cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो 4/5 आएगी cos थीटा की वैल्यू। और अगर cos थीटा की वैल्यू 4/5 आएगी, sin थीटा की अगर वैल्यू 3/5 लिखी हुई है, तो क्या इस सवाल का आंसर मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब 3/5 इंटू cos थीटा मतलब 4/5। कितना आंसर हो गया, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24/25। मेरा फाइनल आंसर बच्चों क्या आ गया, 24/25। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम बेसिक सा सवाल है, एकदम बेसिक सा बेटा क्वेश्चन है। अगला सवाल और देखते हैं, इसी पैटर्न का सवाल है, इसी पैटर्न का। आसान से बेटा क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद अभी थोड़ा सा अपन अपना टफनेस भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट होंगे तो अपन देखिएगा टफनेस बढ़ा देंगे सवालों की। अगेन अगला सवाल है हमारे पास, हमको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3। ये मेरे पास बेटा सवाल है, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3। तो मैं आपको ये बोलता हूँ इस tan इनवर्स 2 को आप अल्फा मान लो, इस tan इनवर्स 3 को आप बीटा मान लो। अल्फा बीटा नहीं मानना तो ए बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी मान लो, ए और बी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप देखो क्या बोल सकते हो, दिस इज tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू ए, मतलब tan ए की वैल्यू क्या है, tan ए की वैल्यू 2 है। अगर tan इनवर्स 3 की वैल्यू b है तो tan b की वैल्यू क्या है, tan b की वैल्यू 3 है। ये चीज़ हम बोल सकते हैं। अब ये सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है cos 2a प्लस साइन 2b। ये इफेक्टिवली सवाल मेरे पास लिखा है cos 2a प्लस साइन 2b, और मुझे tan के टर्म्स में इसको लिखना है, tan के टर्म्स में, क्योंकि tan a और tan b मुझे पता है। तो इस cos 2a को क्या मैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकता हूँ, और साइन 2b को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ये सब बेटा आप क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री का जो फेज 1 था, देखो ये अपन चौथा फेज पढ़ रहे हैं। ITF जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का फेज 4 है। फेज 1 होता है कंपाउंड एंगल्स, फेज 2 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फेज 3 होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और फेज 4 होता है ITF। ये वाला जो आप पोर्शन पढ़ रहे हो, ये वाले जो मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड एंगल्स में फेज 1 में पढ़ाया जाता है बेटा 11th में। यहाँ से मेरे पास बोलो क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a मतलब 4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a मतलब 4 प्लस 2 tan b, तो 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b इज 9। तो यहाँ से देखो 1 माइनस 4 कितना आ गया, -3/5, 2 इंटू 3 इज 6 अपॉन ये आ गया 10। आप जैसे ही इसको बेटा कट करेंगे, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, फाइनल आंसर विल बी 0। फाइनल आंसर बच्चों आप देख सकते हैं आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। बहुत इजी से बेटा क्वेश्चन है, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ। ज़रूर बेटा आप मुझे कमेंट से बताइए थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। कमेंट से बेटा आपको ज़रूर बताना है कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस इन सारी की सारी चीज़ों में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अपने पास अपन अपना आंसर टैली कर लेते हैं। बिल्कुल बेटा अपन ने ठीक निकाला है, 0 अपना आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। एक सवाल और करते हैं, इसी पैटर्न का एक सवाल अपन और करते हैं बेटा, ताकि थोड़ा सा आपको और अच्छा लगे और आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, सॉल्व आपको करना है साइन ऑफ आर्क साइन 3/5, आर्क साइन 3/5 माइनस आर्क कॉस 3/5। ये आपके पास बेटा सवाल है, आर्क साइन 3/5 माइनस आर्क कॉस 3/5। अब मैंने आपको देखो एक चीज़ समझाई है बच्चों, कि अगर इस तरीके का आपके पास सवाल आए, आर्क साइन और आर्क कॉस का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। तो ये लिखा हुआ है बेसिकली साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5। अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 को a बोलूँ, कॉस इनवर्स 3/5 को अगर मैं b बोलूँ, तो ये बेसिकली साइन ऑफ a माइनस b लिखा है। ये बेसिकली बेटा मेरे पास साइन ऑफ a माइनस b लिखा है, जहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स 3/5 इज a, तो साइन a की वैल्यू आ जाएगी 3/5। जहाँ पर कॉस इनवर्स 3/5 इज b, तो कॉस b की वैल्यू आ जाएगी 3/5। आप अगर बेटा यहाँ से देखेंगे साइन ऑफ a माइनस बी, तो साइन ऑफ a माइनस बी होता है साइन a कॉस b
माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए साइन ए आपके पास है, साइन ए की वैल्यू आपके पास बताइए कितनी आ रही है। साइन ए की वैल्यू आपके पास बेटा आ जा रही है 3/5। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर ये 3/5 आ जा रहा है तो कॉस ए कितना होगा, कॉस ए आ जाएगा 4/5। उसी तरीके से अगर आपके पास बेटा कॉस बी, अगर आपके पास कॉस बी 3/5 है तो आपके पास देखिए साइन बी कितना आ जाएगा, साइन बी आपके पास आ जाएगा बच्चों 4/5। तो यहाँ पर लिखा है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी मतलब कि 3/5 इंटू 3/5 माइनस कॉस ए साइन बी 4/5 इंटू 4/5। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9/25 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25। तो ये मेरे पास आ गया बच्चों सॉल्व होके -7/25। ठीक है ना, सॉल्व होके बेटा आ रहा है अपने पास फाइनल आंसर -7/25। एक अपन और बेटा सवाल करते हैं इसी पैटर्न का। ठीक है, इसी पैटर्न का एक अपन अगला सवाल और करते हैं। कैसा बेटा आपको लेक्चर लग रहा है, ज़रूर मुझे आप कमेंट से बताइएगा। ठीक है ना, आज 3rd लेक्चर है इसलिए मैं आपको कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। और जैसे जैसे अपन अपने 5वें 6वें 7वें लेक्चर में पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा बेटा। ठीक है, tan ऑफ आपके पास लिखा हुआ है बेटा हाफ, और कॉस इनवर्स tan ऑफ हाफ कॉस इनवर्स √5/3, √5/3 ये आपके पास बेटा सवाल है। ठीक है, अगर आप चाहें तो 1 मिनट लेकर आप इस सवाल को खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपका क्या आंसर आ रहा है, अदरवाइज़ मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है ना, ज़रूर बेटा मुझे आप बताइएगा यार कमेंट्स में। थोड़ा उससे क्या होता है कि आप लोग के बढ़िया अगर फीडबैक रहते हैं तो उससे बेटा हम भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहते हैं आप लोगों के लिए ये सब करने का। ठीक है, तो ज़रूर आप बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, थोड़ा बहुत मदद हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। खैर देखिए, सवाल हमारे पास लिखा है tan ऑफ हाफ कॉस इनवर्स √5/3। अगेन अप्रोच सेम रहेगा, इसको हम थीटा मान लेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि कॉस इनवर्स √5/3 को अगर आपने थीटा माना है तो कॉस थीटा विल बी √5/3। ये मेरे पास आ जाएगा, कॉस थीटा विल बी √5/3। अब ये जो सवाल बच्चों लिखा है दिस इज tan θ/2, ये जो सवाल लिखा हुआ है दिस इज tan θ/2। आपको tan θ/2 निकालना है, आपको cos थीटा दिया हुआ है। आपको tan θ/2 निकालना है, आपको cos थीटा दिया हुआ है। ज़रा सोच के देखो, cos थीटा को क्या मैं 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाफ एंगल करके। अगर cos 2a होता था बेटा, अगर cos 2a होता था तो उसको हम ऐसे ही तो लिखते थे 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, वही मैंने लिखा। तो यहाँ से बच्चों देखो आपके पास आ गया √5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। जैसे ही आप बेटा इसको ध्यान से देखेंगे, आप अगर इसको बेटा एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो देखो √5 + 3 अपॉन √5 - 3, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इसमें न्यूमरेटर प्लस आप डिनोमिनेटर करोगे तो 2 आएगा, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो -2 tan स्क्वायर θ/2 आ जाएगा। ये आपके पास आएगा बेटा। आप देख सकते हैं 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर θ/2, रेसिप्रोकल ले रहा हूँ और माइनस साइन को भी बैलेंस कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3 - √5 अपॉन 3 + √5। रेसिप्रोकल भी कर दिया और माइनस साइन को सेट भी कर दिया। अगर इसको आप रैशनलाइज बेटा करोगे तो देखो RHS रैशनलाइज होके क्या आएगा, 3 - √5 अपॉन 3 - √5 से आपने रैशनलाइज किया तो आपके पास आ गया न्यूमरेटर में 3 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन a + b a - b, a² - b² मतलब 9 - 5, a² - b² आप करेंगे दैट विल बी 9 - 5। तो यहाँ से आपके पास बेटा आ गया 3 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और ये जो बेटा चीज़ लिखी हुई है दिस इज नथिंग बट 3 - √5/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है tan स्क्वायर θ/2 है, तो tan θ/2 क्या आ जाएगा, tan θ/2 जो आपको निकालना था दैट विल बी 3 - √5/2। ये आएगा बेटा आपके पास tan थीटा का वैल्यू, tan θ/2 का वैल्यू आ जाएगा 3 -
√5/2। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एक बार अपन अपना आंसर टैली भी कर लेते हैं कि हमारा क्या आंसर आया है और हमारे पास आंसर दिया क्या हुआ था। तो बिल्कुल ठीक है बेटा, अपना जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है, 3 - √5/2 जो हमने निकाले दैट इज़ एक्यूरेट। ठीक है ना, बिल्कुल अपन ने सही सॉल्व किया है, बिल्कुल सही निकाला है। तो बेटा मैं 100% श्योर हूँ कि इतने सवालों को करने के बाद आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि इस तरीके के सवाल तो कैसे करते हैं। तो अभी ग्राफ के सवाल कैसे होते हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इस तरीके के सवाल का पैटर्न से आप क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, एक लास्ट अपन क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके का, उसके बाद अपन अलग तरीके के सवाल देखेंगे। हमारे पास लिखा हुआ है tan of 2 tan इनवर्स 1/5 - π/4। tan of 2 tan इनवर्स 1/5 - π/4। आपके पास बेटा ये क्वेश्चन लिखा है। आप बेटा ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि मैं आपको कितने इलस्ट्रेशंस करा रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको सारे फंडामेंटल्स और सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर रहें। देखिए, इसको अगर आप थीटा मानेंगे तो बेटा tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ठीक है, ये सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज tan 2 थीटा - π/4। याद करो tan of a - b क्या होता था, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ये होता था tan of a - b, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 1 + tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब अगर मेरे पास tan थीटा का वैल्यू 1/5 लिखा हुआ है तो ये आ गया 2/5 अपॉन 1 - 1/25 -1 अपॉन 1 + 2/5 अपॉन 1 - 1/25। तो मेरे पास आ गया 2/5 अपॉन 25 - 1 24/25 -1 अपॉन यहाँ पे आ गया 1 + 2/5 और डिनोमिनेटर में लिखा है 25 - 1 24/25। आप बेटा अगर ध्यान से देखेंगे 5 से 25 कटेगा 5 आएगा, 2 से 24 कटेगा 12 आएगा। वैसे ही यहाँ पे 5 से 25 कटेगा 5 आएगा, 2 से 24 कटेगा 12 आएगा। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ है 5/12 -1 अपॉन 1 + 5/12, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 5 - 12 अपॉन ये 12 से 12 तो जाएगा 12 + 5। 5 - 12 कितना होता है -7, 5 + 12 होता है 17। आंसर बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा इस सवाल का -7 अपॉन 17। ठीक है ना, इस तरीके का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों -7 अपॉन 17। बहुत इजी से बेटा क्वेश्चंस थे, आपको भी रियलाइज़ हुआ होगा कि बहुत आसान से अपने ने क्वेश्चंस किए। तो अब बेटा अपन अगले तरीके के सवालों को देखते हैं जल्दी से और अपना बोर्ड को क्लियर करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बढ़िया सवाल है, मज़ा आएगा आपको बेटा। अब आपको मज़ा आएगा, देखो सवालों का अपन थोड़ा सा टफनेस बढ़ा रहे। क्वेश्चन है हमारे पास लेट द फंक्शन f be defined as fx is equal to, fx आपको दिया हुआ है सिग्नम ऑफ ln ऑफ cot इनवर्स x फॉर x लेस देन 0, और उसके बाद दिया हुआ है मॉड ऑफ 9x - 6x स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर - 6x, ये लिखा हुआ है 9x स्क्वायर - 6x का मॉड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको बोला जा रहा है कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a for which the equation fx equal to a has 3 solutions। ये आपके पास सवाल है। 4 ऑप्शन बेटा मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है 0 से लेकर
1 + √2/3 तक। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 0 से 1। तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 0 से 1/3 और चौथा ऑप्शन बेटा आपको दिया हुआ है 1/3 से 1 + √2/3 तक। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और एक बढ़िया सा हमारे पास इक्वेशन f(x) डिफाइंड है। f(x) है सिग्नम ऑफ ln ऑफ cot इनवर्स x व्हेन x इज लेस देन 0 और उसके बाद है मॉड ऑफ 9x² - 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से देखो, आपको जो बात समझनी है, आपको बात कौन सी समझनी है कि यार ये cot इनवर्स x है, cot इनवर्स x का याद करो ग्राफ कैसा होता था। cot इनवर्स x का अगर आप ग्राफ याद करोगे तो बेटा वो होता था 0 से पाई के बीच में। cot इनवर्स x का जो ग्राफ होता था बच्चों वो होता था 0 से पाई के बीच में। ये 0 वाली लाइन होती थी, ये पाई वाली लाइन होती थी और cot इनवर्स x का ग्राफ डिक्रीजिंग होता था। cot इनवर्स x का बच्चों ग्राफ डिक्रीजिंग होता था, इस तरीके का इसका ग्राफ होता था, ये π/2 होता था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसमें बेटा अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको क्या मिलेगा कि यार व्हेन x इज लेस देन 0, जब x नेगेटिव है, देखो ध्यान से, जब x नेगेटिव है तो cot इनवर्स x लाइज बिटवीन π/2 से पाई। व्हेन, ध्यान से सोचना, व्हेन x इज नेगेटिव देन cot इनवर्स x बिलोंग्स टू π/2 ओपन से पाई ओपन, π/2 से पाई के बीच में। ये देखो ये वाला जो मैं हिस्सा दे रहा हूं आपको, ये वाला, दिस इज cot इनवर्स x व्हेन x इज लेस देन 0, किसके बीच में है, π/2 से पाई के बीच में। अब ln आगे लगा हुआ है, आपको बोला जा रहा है ln cot इनवर्स x, आपको बोला जा रहा है ln cot इनवर्स x। तो ln मतलब क्या है, ln मतलब log बेस e पर है। अगर बेस 1 से बड़ा है और cot इनवर्स x भी 1 से बड़ा है, देख लो π/2 से पाई भी जो है वो 1 से बड़ा है बेटा, π/2 से पाई ये जो लिखा है ये भी 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, नंबर भी 1 से बड़ा है, मतलब ये ln cot इनवर्स x जो होगा दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बेस 1 से बड़ा है, नंबर भी 1 से बड़ा है हमेशा, तो ln cot इनवर्स x विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये जो f(x) आपको दिया हुआ है ना, ये f(x) बहुत सिंपल सा दिया हुआ है कि f(x) की वैल्यू 1 है व्हेन x इज लेस देन 0। एकदम इजी, जबरदस्ती ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है लेकिन ये सॉल्व होके 1 ही आ रहा है। व्हेन x इज लेस देन 0 इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू है 9x² - 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से बेटा सोचना। देखो 9x² - 6x, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज, अगर मैं इसमें से 3x कॉमन निकाल लूँ तो दिस इज 3x × 3x - 2, यही तो लिखा है, 3x × 3x 9x² और 3x × 2, यही तो लिखा हुआ है मॉड के अंदर, 3x × 3x - 2। मतलब कि ये हमारे पास बच्चों एक इस तरीके का क्वाड्रेटिक होगा जिसका एक रूट 0 पर है और जिसका बच्चों दूसरा रूट 2/3 पर है। एक रूट 0 पर है और दूसरा रूट 2/3 पर है, ये आपके पास लिखा हुआ है 0 पर और 2/3 पर। अब अगर आपके पास बेटा ये दो जगह इसके रूट्स दिए हुए हैं और आपको बोला जा रहा है इस पूरे का मॉड करना है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो देखो ये वाली ब्रांच तो हट जाएगी, ये वाली ब्रांच का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि 0 या उससे बड़े में इसका ग्राफ ऐसा है, 0 या उससे बड़े में देख लो उसका ग्राफ ऐसा है। और जैसे ही आपने बेटा मॉड लगाया, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था फंक्शंस में, जैसे ही आपने पूरे का मॉड लगाया तो ये वाला जो ब्रांच नीचे था अब ये वाला ब्रांच कहाँ हो जाएगा बेटा, ऊपर हो जाएगा। ये जो ब्रांच पहले नीचे था अब वो वाला ब्रांच घूम के कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आप ज़रा सोच के मुझे बताइए इसका वर्टेक्स कहाँ पर आएगा, इसका वर्टेक्स, अगर आप इसका बेटा वर्टेक्स बोलेंगे तो इसका वर्टेक्स आपके पास आएगा -b/2a पर, मतलब कि 6/2a मतलब 18, 2 × 9 आप करोगे तो इसका वर्टेक्स आ रहा है 1/3 पे। ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, मिनिमम वैल्यू होती है 4ac - b²/4a। तो 4ac करोगे तो c वाला टर्म तो है ही नहीं, -b² और बाय 4a आप करोगे तो 36 आएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है -1, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -1 आ रही है। वर्टेक्स 1/3, -1 पर है।
ये जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वो 1/3 -1 पर है। तो जैसे ही आपने इसका मिरर इमेज करके इसको मॉड में ऊपर लगाया तो ये 1/3 तो अभी भी वही है, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट अब +1 हो गया, जो पहले -1 हो रहा था वो +1 हो गया। देखो मैं इसका बेटा आपको ग्राफ ढंग से बना के दिखा रहा हूँ। ये वाला अपन थोड़ा सा पोर्शन मिटा देते हैं, मैं आपको इसका अच्छे से बेटा देखो इसका बढ़िया से मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूँ कि है कैसा, ठीक है ना। आई होप आपने वो लिख लिया होगा, नहीं लिखा है रिवाइंड करके देखो। आपके पास देखो इसमें बेटा ऐसा बोला जा रहा है कि ये ऐसा ग्राफ है, ये इधर वाला ग्राफ ऐसा है जिसमें ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 1/3, ये वाला आपके पास वर्टेक्स का पॉइंट था दिस वाज 2/3, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एट 1 और ये आपका ब्रांच ऊपर हो गया और ये 0 या उससे बड़े का ग्राफ है, 0 या उससे आगे का। अब अगर आपको बेटा 0 या उससे पीछे का ग्राफ देखना था तो 0 या उससे पीछे में ये पूरा सॉल्व होकर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या थी, 0 से छोटे तक में, यहाँ से इसको हटा देते हैं, 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए देखो मैंने यहाँ पे ओपन रखा है, 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए दिस इज़ 1, 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए दिस इज़ 1, x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और उसके बाद ये इस तरीके का ब्रांच है। ये आपके पास बेटा कर्व दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन fx = a हैज 3 सॉल्यूशंस। इसके 3 सॉल्यूशन और कब इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, सोचो fx = a, अगर आप y = a एक लाइन बनाओ, सॉल्यूशंस को निकालने के लिए अगर आप y = a बेटा एक लाइन बनाओगे तो वो वाली लाइन अगर यहाँ ऊपर होगी तब तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यहाँ नीचे होगी तब उसका 0 सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर अगर ऐसे इसको ये टच करके जा रही होगी, ये इसको अगर ऐसे टच करके जा रही होगी तो 2 सॉल्यूशन होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेकिन अगर आपको 3 सॉल्यूशन चाहिए बच्चों तो आप सोच के देखो ये लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए, ये लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए बच्चों y = a वाली, जिसमें आपको बोलना पड़ेगा a मस्ट बिलोंग टू, a कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो a होना चाहिए बेटा 0 से बड़ा, क्योंकि अगर आप y = 0 वाली लाइन लोगे, अगर आप y = 0 वाली लाइन लोगे विच इज x एक्सिस, तो आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको 3 चाहिए, 3 चाहिए तो 0 से बड़ा अगर आप लोगे तो 1 2 3 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और किससे छोटा लेना पड़ेगा, आपको 1 से छोटा लेना पड़ेगा, ये जो 1 वाली लाइन है इससे छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 वाली लाइन पे जाओगे तब भी 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। इसी सवाल में अगर आपको 2 सॉल्यूशन का सवाल होता तो 2 सॉल्यूशन आपको कब मिलते, एक बार y = 0 पे मिलता और एक बार y = 1 पे मिलता। ये 3 सॉल्यूशन के लिए फॉर 3 सॉल्यूशंस, फॉर 3 सॉल्यूशन आपके पास आंसर क्या है 0 से 1 के बीच में। अगर मान लो बेटा यही सवाल होता 2 सॉल्यूशन का, इमेजिन करो अगर यही सवाल बेटा 2 सॉल्यूशन का होता तो इसके 2 सॉल्यूशन कब मिलते, या तो a की वैल्यू 0 हो जाती, 2 सॉल्यूशन के लिए या तो a की वैल्यू 0 हो जाती या a की वैल्यू 1 हो जाती, या a की वैल्यू 1 हो जाती, क्योंकि 1 होगा तब भी 2 सॉल्यूशन आएंगे, 0 होगा तब भी 2 सॉल्यूशन आएंगे। अगर मान लो इसका बेटा सवाल होता 1 सॉल्यूशन, अगर 1 सॉल्यूशन होता तो आप बोलते a > 1, क्योंकि अगर आप a को 1 से बड़ा लोगे, अगर आप a को 1 से बड़ा लोगे तो आपको > 1 आ जाएगा। ये 2 सॉल्यूशन में बेटा यही, एक सेकेंड, यहाँ पर भी 2 सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ये 0 आएगा, 2 सॉल्यूशन में बेटा सिर्फ और सिर्फ a = 0 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली भी तो लाइन है यार। अगर आप a = 1 बोलोगे तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे ना, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। 2 सॉल्यूशन में a = 0 आएगा, सिर्फ यही वाली लाइन आएगी। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेगा तो a = 1 आ जाएगा, अगर नो सॉल्यूशन बोलेगा तो a < 0 आ जाएगा, अगर 1 सॉल्यूशन बोलेगा तो a > 1 आ जाएगा। ये सारे के सारे बेटा ऐसे सवाल बन सकते हैं इस सवाल से, ठीक है ना। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा क्वेश्चंस का टफनेस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें हमको 3 सॉल्यूशन निकालने थे, तो 3 सॉल्यूशन के लिए तो आप बोल सकते हैं कि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, मतलब जो आपका बी ऑप्शन है बेटा वो आंसर है। अगर आपको बोला जा रहा है कि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, मतलब बी ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। तो अब बेटा अपन अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे करके बेटा टफनेस बढ़ेगी, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ धीरे धीरे करके अपनी टफनेस बढ़ेगी और आपको खूब मज़ा आने वाला है। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है इफ cos इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 से 1, अगर cos इनवर्स x 0 से 1 के बीच में, ऐसे नॉर्मली 0 से पाई के बीच में होता है, दोनों पे क्लोज्ड होता है,
लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अगर cos इनवर्स x 0 से 1 के बीच में है एंड 1 प्लस साइन ऑफ cos इनवर्स x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ cos इनवर्स x प्लस साइन क्यूब ऑफ cos इनवर्स x एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, अगर इसकी वैल्यू 2 है देन x इक्वल्स और क्वेश्चन मार्क, x की क्या वैल्यू होगी बेटा, ये आपके पास सवाल है। पहला ऑप्शन है हाफ, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1/√2, तीसरा ऑप्शन है बच्चों आपके पास √3/2, चौथा ऑप्शन है आपके पास 1/2√3। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारे पास बेटा दिया हुआ है कि अगर cos इनवर्स x 0 से 1 के बीच में है तो इसकी क्या वैल्यू होगी। अब आप बेटा एक चीज़ याद करो, आप बच्चों एक चीज़ याद करो कि यार ये तो इनफाइनाइट जीपी लिखा हुआ है, ये जो आपके पास बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है दिस इज इनफाइनाइट जीपी, ठीक है ना, दिस इज इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता था, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता था, a/1 - r इज इक्वल टू सम आता था इनफाइनाइट जीपी का। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता था, a/1 - r होता था। तो ज़रा आप सोच के देखो, फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है साइन ऑफ cos इनवर्स x, और इसका सम आपको बेटा किसके बराबर दिया हुआ है 2 के बराबर। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ 1 माइनस साइन ऑफ cos इनवर्स x की वैल्यू हाफ आएगी, इसको इधर ले जाओगे 2 को नीचे ले जाओगे तो, और यहाँ से बच्चों साइन ऑफ cos इनवर्स x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, 1 माइनस हाफ करोगे तो। अब साइन ऑफ cos इनवर्स x अगर हाफ है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि cos इनवर्स x की वैल्यू π/6 होगी, क्योंकि साइन 30 डिग्री का हाफ होता है। और अगर cos इनवर्स x की वैल्यू π/6 आ गई तो x विल बी cos π/6। और वैसे भी देखो cos इनवर्स x π/6 हो सकता है, 0 से 1 के बीच में बोल रहा है, π/6 हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ से x बेटा cos π/6 आ गया, मतलब cos 30 डिग्री मतलब √3/2, ठीक है ना। सी ऑप्शन बेटा अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन विल बी आवर आंसर। तो बेटा इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग चैप्टर्स बेटा आपस में मिक्स होते हैं। अब अगर किसी बच्चे को सीक्वेंस एंड सीरीज ना आता हो तो उसका सवाल अटक जाएगा। अगर कोई भी बेटा बच्चा ऐसा होगा जिसको सीक्वेंस एंड सीरीज में प्रॉब्लम होगा तो ये 100% बेटा श्योर है कि उसका ये सवाल फंसेगा ही फंसेगा। इसलिए आपको मल्टीपल जो टॉपिक्स होते हैं बेटा उस पर भी कमांड होनी चाहिए। कई बार हम ये नहीं सोच सकते कि यार मुझे तो ये चैप्टर आता है तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बना लूँगा, ऐसा नहीं है। ये सवाल ITF का भी है और ये सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज का भी है, ये सवाल दोनों का ही है। तो मुझे बेटा जो कंसेप्ट आना चाहिए वो दोनों का ही आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ बेटा। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब बहुत अच्छा सवाल है बेटा। इसमें आपके कई सारे टीचर्स अटक जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जो लॉजिक इस सवाल में मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपके कई सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स अटक जाएंगे, इतना बढ़िया सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है इफ x1 x2 x3 आर द पॉजिटिव रूट्स, if x1 x2 x3 are the positive roots, if x1 x2 x3 are the positive roots of the equation। आप देख सकते हैं बच्चों धीरे धीरे कैसे टफनेस इंक्रीज हो रही है सवालों की। if x1 x2 x3 are the positive roots of the equation, एक इक्वेशन मुझे दिया हुआ है x³ माइनस 6x² प्लस 3px माइनस 2p इक्वल टू 0, where p belongs to a real number, then the value of आपको वैल्यू बतानी है, then the value of sin inverse 1/x1 plus 1/x2 plus cos inverse 1/x2 plus 1/x3 minus tan inverse 1/x3 plus 1/x1 is। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। फर्स्ट ऑप्शन इज π/4, सेकेंड ऑप्शन इज π/2, थर्ड ऑप्शन इज 3π/4
एंड फोर्थ ऑप्शन इज पाई। ठीक है ना, ये आपके पास बेटा 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बेटा ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, आपको इस सवाल में मैं आपको समझा दूं सबसे पहले कि इस सवाल में क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है। इस सवाल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी यूज आ रहा है। और जो आपको नहीं दिख रहा इस सवाल में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, AMGM HM का भी कंसेप्ट आ रहा है। ये लोगों को नहीं दिखता। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्यों दिख रहा है और आपको इसको कैसे देखना है। बहुत ध्यान से समझना। आप बेटा इस बात को समझो कि यार अगर नॉर्मली इस सवाल को आप सॉल्व करोगे, अगर आप बेटा नॉर्मली इस सवाल को सॉल्व करोगे तो आपको दिया हुआ एक क्यूबिक है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3px माइनस 2p इक्वल टू 0 और इसके 3 रूट्स होंगे x1, x2 और x3। ये AMGM HM का लॉजिक आपके दिमाग में क्यों आना चाहिए? सबसे पहले तो देखो पॉजिटिव रूट्स बोला गया, AMGM HM ये सब पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही आप निकालते थे। तो एक तो थोड़ा सा थॉट जाना चाहिए, अगर पॉजिटिव स्पेसिफिकली दिया हुआ है, कभी भी अगर आप किसी चीज़ में पढ़ते हैं कि यार ये पॉजिटिव है हमेशा और इनइक्वालिटी का सवाल हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक बार थॉट जाना चाहिए, एक बार थॉट जाना चाहिए AMGM HM पे। तो पॉजिटिव रूट्स बोला जा रहा है, ये बात तो चलो ठीक है। अब आपको देखो जो चीज़ सॉल्व करने दी है बेटा, आपको जो चीज़ सॉल्व करने के लिए दी हुई है, आप इसको सॉल्व ऐसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि यार यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम भी एक वेरिएबल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी एक वेरिएबल है, दोनों तो वेरिएबल है यार। सॉल्व कैसे करोगे? अगर आप अंदर मान लो कुछ सब्स्टिट्यूट भी करोगे, आपको सिर्फ सम ऑफ रूट्स पता है, आपको बच्चों सिर्फ सम ऑफ रूट्स पता है कि -b/a होता है, तो सम ऑफ रूट्स तो 6 है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता है, लेकिन और तो आपको कुछ पता ही नहीं। आप सॉल्व कैसे करोगे? चलो अगर कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि सर यहाँ पर x1 + x2/x1 x2 लिख लो, फिर ऊपर वाले x1 + x2 को आप क्या लिखोगे? तो चलो 6 - x3 लिख लोगे। फिर नीचे वाले x1 x2 को क्या लिखोगे? तो उसको आप बोलोगे कि सर प्रोडक्ट ऑफ रूट से कुछ करके लिखेंगे, लेकिन सॉल्व कहाँ होगा? अनसॉल्वेबल हो जाएगा ना सवाल। और अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि यार AM और HM का आप कंसेप्ट सोचो, इस बात को याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर सिग्मा x1 x2 में वेरिएबल है, अगर सिग्मा x1 x2 में वेरिएबल है और प्रोडक्ट x1 में वेरिएबल है, मतलब अगर कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम में भी वेरिएबल आ रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी वेरिएबल आ रहे हैं, तो हमेशा हार्मोनिक मीन इन्वॉल्व होगा। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, हमेशा हार्मोनिक मीन इन्वॉल्व होगा। क्यों होगा? अभी देखो, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है 3 नंबर्स का। अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स इज x1 + x2 + x3/3। x1 + x2 + x3 सम ऑफ रूट्स कितना है? 6/3। अरिथमेटिक मीन आ जा रहा है 2। हार्मोनिक मीन क्या होता है बच्चों? 3 नंबर्स का। तो 1 हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/x1 + 1/x2 + 1/x3/3। ये रिजल्ट होता है। 1 हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/x1 + 1/x2 + 1/x3/3। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और LCM लेके, तो ये आ जाएगा सिग्मा x1 x2 अपॉन 3 प्रोडक्ट x1। ये आप सॉल्व कर लो। देखो x1 है, इसके ऊपर x2 x3 आ जाएगा, x2 है, यहाँ पर x1 x3 आ जाएगा, यहाँ x3 है, यहाँ x1 x2 आ जाएगा, तीनों का LCM लोगे तो x1 x2 x3 आ जाएगा। दिस इज 1 हार्मोनिक मीन। अब देखो सिग्मा x1 x2 क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, -b/a c/a आप करोगे तो दिस इज 3p अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -b/a c/a -d/a मतलब 2p, और उसके साथ ये एक 3 और है। तो आप देख सकते हैं p से p जाएगा, ये 3 से 3 जाएगा और ये आएगा 1/2। और हार्मोनिक मीन यहाँ से बेटा सॉल्व होके आ जा रहा है 2, क्योंकि 1 हार्मोनिक मीन 1/2 आ रहा है, तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा 2। आप देख लो ध्यान से, जब भी सिग्मा x1 x2 भी वेरिएबल है, प्रोडक्ट x1 भी वेरिएबल है, आप जब भी हार्मोनिक मीन निकालोगे वेरिएबल से वेरिएबल कटेगा। देख सकते हो आप, क्योंकि एक चीज न्यूमरेटर में आ रही है, एक चीज डिनोमिनेटर में आ रही है, बेटा वेरिएबल से वेरिएबल कटेंगे।
इस बात को आपको समझ के चलना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये वाली भी चीज नहीं हो रही होती ना तो फिर ये सवाल गलत रहता है, ये सवाल सॉल्व ही नहीं होता इसके बाद, अगर यहां से भी आंसर नहीं निकलता तो, क्योंकि इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं। जैसे ही आपके पास हार्मोनिक मीन 2 आया तो आपने क्या देखा कि यार ये तो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन सेम आ गया। आपने क्या देखा कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन तो सेम आ गया। तो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन सेम कब होता है? व्हेन नंबर्स आर सेम। ये सेम होता है व्हेन नंबर्स आर सेम। तो अगर बेटा नंबर सेम होंगे इसका मतलब x1 विल बी इक्वल टू x2 विल बी इक्वल टू x3, ये तीनों नंबर सेम होंगे। अब जरा सोच के देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 6 था, तो x1 x2 x3 सबकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 के बराबर आ जाएगी। रख के देख लो इक्वेशन में, देख लो x1 प्लस x2 प्लस x3 सम ऑफ रूट्स कितना था? -b/6 के बराबर था ना। अगर ये तीनों बराबर है तो 3x1 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब सारी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये जो सवाल लिखा हुआ है ना, दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज साइन इनवर्स 1/2 और 1/2 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 और 1/2 1 माइनस टैन इनवर्स 1/2 और 1/2 1। ये सवाल पूछ रहा है क्या दिया था और क्या बन गया। देखो साइन इनवर्स 1 बच्चों होता है π/2, कॉस इनवर्स 1 होता है 0 क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है, टैन इनवर्स 1 होता है π/4, π/2 में से π/4 सब्ट्रैक्ट करोगे π/4 आंसर आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, π/4 ऑप्शन आएगा बेटा, ए आंसर आएगा आपका। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम में भी वेरिएबल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी वेरिएबल आ रहा है, और ऐसा कोई भी सवाल है तो आपको हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ये बात श्योर है कि हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज नॉट सॉल्वेबल। ये अनसॉल्वेबल हो जाएगा अगर आप ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाओगे तो। आधे से ज़्यादा बच्चों को, और कई सारे मैं बोलता हूँ टीचर्स को भी, यही चीज़ नहीं पता होती कि लगाना कब क्या है। पहला हिंट आता है पॉजिटिव चीज़ों को देख के, अरिथमेटिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन की, हार्मोनिक मीन की बात ही होती है पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो ये पॉजिटिव लिखा हुआ है तो थॉट मेरा जाना चाहिए, मेरी सोच जानी चाहिए उधर। उसी के अलावा यहाँ पर जो मेरे पास लिखा हुआ है क्यूबिक, तो इस क्यूबिक में भी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी वेरिएबल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी वेरिएबल आ रहा है, तो बेटा मेरी सोच जानी चाहिए उसमें। ठीक है ना, ज़रूर बेटा आप मुझे कमेंट से बताइएगा ये वाला जो सवाल मैंने अभी आपको पर्टिकुलरली लिखवाया है, ये सवाल आपको कैसा लगा है मुझे आप ज़रूर बेटा बताइएगा। ठीक है ना, बहुत ही ये बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से तो। सो बच्चों, इसके साथ हम अपने आज के लेक्चर के एंड पर पहुंच चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस की है और मैंने आपको कई सारे आसान सवाल भी कराए हैं, और ये सब तो पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अपना एक फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपका ITF में आना स्टार्ट हुआ या नहीं, और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू।